जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 5 एमएलएज का नॉमिनेशन होना है। उस नॉमिनेशन को चैलेंज किया कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पूर्व एमएलसी रविंद्र शर्मा ने। उनका तर्क यह था कि गवर्नर के पास ताकतें जरूर हैं, लेकिन वो उन ताकतों का इस्तेमाल मंत्रिमंडल की सलाह लेने के बाद कर सकते हैं, उसके अलावा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्या हकीकत है? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं सुनेंगे, आप पहले हाईकोर्ट जाइए, वहां जब आपकी सुनवाई हो जाएगी फिर आप हमारे पास आइएगा। हाईकोर्ट में गए रविंद्र शर्मा। क्या कहा हाईकोर्ट ने उन्हें? मेरे साथ इस समय कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा। रविंद्र जी, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहले मुझे यह बताइए कि आप जो हाईकोर्ट में गए हैं, आपकी सुनवाई हुई है, क्या कहा हाईकोर्ट? देखिए, आप जानते हैं कि एक डिवीजन बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ जिसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव कुमार शुक्ला और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश शेखरी थे, और ये पिटीशन लगी। करीब 1.25 घंटा इसमें बहस हुई, जिसमें देश के एक बड़े जाने माने वकील हमारी तरफ से अभिषेक मेनू सिंघवी जी, डॉक्टर अभिषेक सिंघवी जी पेश हुए, और दूसरी तरफ से श्री तुषार मेहता जी, वो भी जाने माने सरकारी पक्ष बना रखा। तो 1 घंटा 10 मिनट के आर्गुमेंट के बाद कोर्ट वाज कन्विंस्ड कि इसमें लॉ पॉइंट है, इसलिए उस पिटीशन को एडमिट किया गया, और अगर लॉ पॉइंट नहीं होता तो वो पिटीशन उसी स्टेज पे डिसमिस होती या नोटिस होता। तो उन्होंने उसको एडमिट किया कि इसमें वाकई एक ग्राउंड है जिसको हमको सुनना चाहिए और फैसला आना चाहिए। उसमें वो जजमेंट है जो लोग कोर्ट कर रहे हैं, जहाँ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी आज कहा है कि पांडिचेरी के मैटर में एक जजमेंट है। वो जब सुप्रीम कोर्ट हमने पिटीशन की थी, तो सुप्रीम कोर्ट में वो मेरी पर्सनल पिटीशन के तौर पे थी, अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें स्कोप जो है वो बड़ा है, और उसमें जो है उन्होंने वो जजमेंट का हवाला हमने पिटीशन में ही दिया। लेकिन आपने मैं थोड़ी सी बता दूं कि ये जजमेंट जो है ये कहती है कि माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी में नॉमिनेशन हो सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में ये जजमेंट में ये डिफरेंस है कि ये क्यों नहीं लागू होनी चाहिए। अगर कोई जजमेंट हो तो उसको कोर्ट करके साइड करके बताना पड़ता है कि ये जजमेंट हमारे केस में क्यों नहीं लागू होनी चाहिए। डिस्टिंग्विश कहते हैं हम कानूनी मसले में, कि डिस्टिंग्विश करना पड़ता है कि जनाब इस हमारे केस में ये रुकावट नहीं आएगी। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने सुना के डिसमिस नहीं की। उन्होंने कहा जाइए, ठीक है, क्योंकि उस वक्त अर्जेंसी थी कि रात के 2 बजे भी मैंने कहा कि सरकार बन सकती थी, तो हमने पिटीशन डाल के रखी थी 8 तारीख को। तो अगर सरकार बनना शुरू हो जाती तो हम पिटीशन डालते, अगर नॉमिनेशन भी रात को 2 बजे हो सकती थी, जैसे होता आया देश में। इसलिए वो जरूरत था कि अगर कहीं करीब पहुंच गए हमारे सहयोगी विरोधी जो भी कहें आप, तो उस वक्त का पर्पज वो था। उस वक्त की वो अर्जेंसी हो गई। जब पिटीशन आई उन्होंने कहा अब वो अर्जेंसी नहीं है जो उस वक्त थी, इसलिए अब हाईकोर्ट आराम से सुनवाई कर सकता है। इसलिए माननीय हाईकोर्ट ने, डिवीजन बेंच ने उसको एडमिट किया है, सुनने के बाद किया है, और ये भी कहा है कि इस वक्त हम स्टे नहीं कर रहे। हमने भी प्रेस नहीं किया, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आप आ सकते हो। लेकिन मुझे रविंद्र जी ये बताइएगा कि अगर हम वही पुडुचेरी की ही जजमेंट को पढ़ते हैं, उस जजमेंट में साफ तौर पर आपका जो यहां प्ली है, लगभग वहां पर भी वही प्ली था। आपने कहा इस संविधान के खिलाफ है। मामला वहां पर यह बना कि आखिर में जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं कि जो भी सरकारें रही हैं वो नॉमिनेशन करने से पहले पूछा करती थी। तो उन्होंने कहा आप बताइए, अगर कानूनी कोई प्रावधान है जिसकी जहां ये लिखा हुआ है कि पूछना जरूरी है, तो उन्होंने कहा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। तो उन्होंने कहा जब कोई कानूनी प्रावधान नहीं है और स्टैट्यूट्स जो हैं वो साफ तौर पर ताकत देते वहां केंद्र सरकार को नॉमिनेट करने की, तो केंद्र ने नॉमिनेट कर दिया, बात खत्म। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब आप किसी यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब केंद्र सरकार नहीं है।
केंद्र सरकार मतलब है महामहिम राष्ट्रपति, वो उन्होंने कहा। तो मुझे ये बताइए, ये जो ऑलरेडी आ चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, उसमें ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं और ये भी कहा है कि नहीं, इट इज नॉट फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि देयर आर स्टैट्यूट। तो सेम वही है कि जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के कानून में आपने खुद कोट किया, सेक्शन 15, 15A, 15B, उसमें स्टैट्यूटरी पावरें लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है कि वो 5 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो सरकार क्यों करे रिकमेंड? सरकार की रिकमेंडेशन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन क्यों सुने? ये जजमेंट हमने कोर्ट इधर से कोर्ट की, और जहां भी कोर्ट करते तो दूसरी तरफ से कोर्ट होती, जो ऑनरेबल जजेस से कोर्ट होती। ये तरीकाकार है कि जो सीनियर लॉयर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, वो अपने खिलाफ भी कहते हैं जनाब हमारे खिलाफ ये कानून है, जो हमारे खिलाफ ये फैसला है, लेकिन इसके बावजूद मेरे आर्गुमेंट दम है। तो ये उस जजमेंट के बावजूद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी पता था, वो केस वहां डिसमिस नहीं किया गया। उनको समझ आई कि इसमें पॉइंट है कि आप जाइए। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा फैसला जो हम एंटरटेन नहीं कर रहे, इट विल नॉट बी अ फाइंडिंग ऑन द मेरिट ऑफ द केस। तो फिर मैं यहाँ आया। यहाँ 2 ऑनरेबल जजेस ने 1 घंटे सवा घंटा बहस सुनने के बाद दूसरी तरफ से भी सुना, दूसरा पक्ष भी मौजूद था। उनको लगा कि पॉइंट है, तो इसलिए एडमिट हुई। एडमिट होना एक बड़ी बात होती है, और इसलिए कोई एक फैसला हो गया को खुदा का फरमान थोड़ा ही है। वो एक व्यू पॉइंट से वहां आर्गुमेंट हुआ, ये इसमें बहुत डिबेट हुआ, वो एक पॉइंट नुक्ता निगाह से डिबेट हुआ, एक नुक्ता निगाह से फैसला भी हुआ। अब वो फैसला ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये डिफर भी कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है ये मामला द्वारा कि उसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट कोई स्टे तो है नहीं। मान लीजिए कल एलजी नॉमिनेट करते तो आप क्या करेंगे? समय है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों को समझाए। आपने बहुत इंपॉर्टेंट अहम मसला उठाया और मेहनत करते हैं आप, उसकी मैं तारीफ करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोगों को सिंपल भाषा में समझ आ जाए कि देखिए उसमें हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लोग वोट देंगे, लोकाशाही है, जनतंत्र है, लोकतंत्र है, लोग चुनते हैं, जिसको मेजॉरिटी देते हैं वो सरकार बनाता है। देश में सब जगह रियासतों में ये व्यवस्था है ना कि हम जनता की सुनेंगे। एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिरी है ना, एक वोट कितना कीमती है। एक वोट से हमारे सीपी जोशी राजस्थान के शायद वो मुख्यमंत्री होने वाले थे, ऐसा हम सुनते थे, लेकिन एक वोट से एमएलए हार गए, तो मुख्यमंत्री नहीं बने, बाद में एमपी बन गए, जीत गए और सेंटर में मिनिस्टर बन गए। ये जोजिला टनल जहाँ पे ये हादसा हुआ, कांड हुआ, ये उनके द्वारा सैंक्शन किया था, तो मैं ये याद है। इसलिए वोट बड़ा कीमती है, लोकतंत्र हमने संविधान ऐसे अडॉप्ट किया। पर स्टैट्यूट्स भी हैं, स्टैट्यूट तो ताकत देते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि आप करिए। डिफरेंस बताना चाहता हूँ, मैं जितनी मुझे समझ है मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो स्टैट्यूट कैन नॉट ओवरराइड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, ऑलरेडी फैसले बदलते हैं महाराज। मैं आपको जुनैद साहब सुन लीजिए ना, मैं कहता हूँ कि हो सकता है वो फैसला बहाल रहे और हमारा केस डिसमिस हो जाए, ये भी हो सकता है कि उसमें चर्चा हो कि ये फैसला ठीक नहीं था। मैं कह रहा हूं कि अब क्यों आर्गुमेंट हुआ, उन्होंने कहा जनाब ये फैसला जरूर था कि फेडरल स्ट्रक्चर में आप ऐसा कानून बना सकते नहीं बना सकते, उसमें 2 डिफरेंस है। एक ये उनका बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जमहूरियत में जिसको मेजॉरिटी मिले, लोग दे, वो सरकार बनती है। बिल्कुल ठीक तो है। क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी कानून है वो अमेंडमेंट करना वो पार्लियामेंट नहीं कर सकती। वो कानून अल्ट्रा वायर्स, कई बार हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कानून संविधान के विरुद्ध है, इसलिए ये कानून पार्लियामेंट या असेंबली का हम रद्द करते हैं। पावर है कोर्ट के पास, वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। एक ये आर्गुमेंट हुआ जिसपे संजीव शुक्ला साहब जो ऑनरेबल जज है उन्होंने क्वेरी भी की, उन्होंने ठीक कहा। बाद में तुषार मेहता साहब से भी कहा कि भाई ये पॉइंट तो डिबेट नहीं हुआ उस जजमेंट में, बात तो सही है। और दूसरा बात है कि सेक्शन 15A, 15B, 15 और 15A जब इंसर्ट हुआ तो जम्मू कश्मीर की असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 114 बनती है। 90 पे चुनाव, 24 रिजर्व। लेकिन इसमें नहीं, आपने कंप्लीट किया, लेकिन मैं सवाल इसके साथ ही पूछूंगा। इसके कह रहा हूं कि मगर ये जो नॉमिनेशन है, दूसरा पॉइंट ये है कि ठीक है पौडीचेरी में 33 होते हैं, 10% वहां नॉमिनेशन है,
वहां स्ट्रेंथ 33 है, 33 है, 30 चुने जाते, 3 नॉमिनेशन होती है, जरूर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यहाँ तो स्ट्रेंथ ही नहीं है, यहाँ 119 होनी चाहिए, यहाँ 114 ही है, फिर तो कानून गलत है। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो कानून है उसको लेकर जब मैंने किसी बड़े सीनियर वकील से पूछा तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जो 5 लोग नॉमिनेट होते हैं, उन 5 लोगों को नॉमिनेट करने का जो प्रावधान बनाया गया है, उस प्रावधान में ये लिखा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को अगर ये महसूस होगा कि इन समुदायों की रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव असेंबली में है ही नहीं या कम है, तो वो ताकत रखते हैं कि वो 5 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि अगर का मतलब ये होगा कि इट इज नॉट नेसेसरी, लेकिन अगर आप 114 के ऊपर 5 ऐड कर देंगे और 119 बना देंगे तो फिर मैंडेटोरली आपको 5 लोगों को नॉमिनेट करना ही करना है, जो तर्क वितर्क उनका है। तो मैंने आपको ये कहा कि जो इंटरवीन करना चाहिए और वहां बहस करनी चाहिए, उनका आर्गुमेंट भी ठीक है अगर ऐसा वो सोचते हैं। मैं थोड़ा किसी सब जजेस मैटर पे ये कहूंगा, मेरा एक व्यू है, मेरे वकीलों का एक व्यू है, इसमें 10 व्यू हो सकते हैं और एक लॉ सेटल होगा। क्या ये सही है? पौंडीचेरी वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर केस में अप्लाई होगा? यहाँ सैंक्शन स्ट्रेंथ नहीं है, वहां भी होगा, जो उनका तर्क है। उसमें दो आपका एक आर्गुमेंट जो आपका बड़ा पावरफुल आर्गुमेंट था, सबसे पावरफुल आर्गुमेंट इसमें एक ही है कि 43 अगर उस पार्टी के पास है जो सत्ता के करीब है और 47 उनके पास है जिनके पास सत्ता है, और 90 हो गए, फिर आपने 5 लोग अपने लाए तो 47 वाले को आपने बाहर कर दिया। वो सबसे पावरफुल, यही बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का ये कह रहा हूं कि दिस इज अगेंस्ट द स्कीम ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और कई बार बनाए हुए कानून तो आपके ही है, पुडुचेरी में भी आपने ही बनाया। नहीं, वो कानून बना उस वक्त कहीं प्रोविजन, लेकिन आपको नहीं पता कभी हमारे काम आ जाएगा। उसका मतलब नहीं है। अगर कोई कानून, सरकारें भी गलत करती हैं, इंसान भी गलत करता है, जज भी इंसान है। एक फैसला आया, आज ऑनरेबल जजेस का ध्यान उस तरफ दिलाया गया तो 2 ऑनरेबल जजेस ने कहा कि बात तो सही है भाई, बिल्कुल, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि चुनाव से होगा, एक वोट से सरकारें बनती है, बिगड़ती हैं, और एक फैसला हो गया, इसका मतलब थोड़ा कि वो सही है, उसके द्वारा विचार हो सकता है ना। नाउ दे आर कंसिडरिंग इट। अब कब हियरिंग है? तो अब 5 दिसंबर को फाइनल हियरिंग है, उम्मीद है फाइनल हियरिंग होगी। और ये भी मेरा मानना है, प्रॉपर्टी डिमांड्स कि जब एडमिट हो गई है तो अर्जेंसी नहीं है, सरकार बन गई है, ना गिरनी है, 2-4 लोगों की नौकरी ठहर के हो सकती है, 5 लोग नौकरी बाद में आ सकते हैं। दे शुड वेट। मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यहाँ थोड़ा भिन्नता रखता हूँ कि ही शुड वेट फॉर जुडिशरी को हम नहीं मानेंगे। जैसे अफसर कहता है कई बार, अच्छा आप कोर्ट से स्टे लाए हो ट्रांसफर की, चल ठीक है, और वो कई बार कोर्ट कहता है कंसीडर कर लो बेचारे का, ठीक है। मैं एक केस में पिटिशनर रहा, बाद में उस आदमी ने सुसाइड कर लिया, ही वाज लेफ्टिनेंट कर्नल, और क्योंकि वो गए, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। तो जहां अशोक कुमार जहां चीफ सेक्रेटरी थे, वो ही वाज एडिशनल सेक्रेटरी डिफेंस। बलोरिया साहब अभी हैं, ही वाज जॉइंट सेक्रेटरी होम। बोथ ऑफ देम न्यू ही वाज अ पीआरओ डिफेंस इन कश्मीर। और उसने उस हजरत बल में मिलिटेंसी में दिन रात जो आदमी जागता चलता था, बाद में वो वहां गया कि मुझे वहां असम भेज दिया, तो वो गया रिप्रेजेंट करने, तो इन लोगों से मिला, इन्होंने कहा हो आपको इतना दूर भेजा, तो डिफेंस के सेक्रेटरी ने लिख दिया, जो लेफ्टिनेंट जनरल थे ट्रांसफर करने वाले, नाम नहीं लेता, कि कंसिडर करो। और उनको कहा कि यार इस आदमी रिटायरमेंट पर था, एक बार हैंडीकैप्ड आल्सो। तो रोरिया साहब ने बाद में एक पीस भी लिखा, व्हेन ही डाइड, उन्होंने भी कहीं कहा। तो उनके पास गए, उन्होंने कहा अच्छा तुम बड़े आदमियों के पास गए थे, ठीक है छोड़ दो रिप्रेजेंटेशन। तीसरे दिन जम्मू पहुंचा, उसको ऑर्डर आया कि नेफा बॉर्डर पे जाओ। विक्टिमाइज होकर वो सबके पास घुमा, किसने पिटीशन ली, मैंने की बेचारे की, मैं वकील भी था, यहाँ भी था, स्टे भी हुआ, लेकिन स्टे के दौरान ही वो इतना फ्रस्ट्रेट हुआ जस्ट बिकॉज, और आर्मी के कोई दोस्त उसको कहते थे आप तो तुझे सेना का सिस्टम है, तो वो बेचारा, इसलिए ये विंडिक्टिवनेस नहीं होनी चाहिए कि अफसर के पास जाते हो कहते आपने स्टे लाया। तो ऑनरेबल गवर्नर साहब कॉन्स्टिट्यूशन पद पे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन ने उस पिटीशन को एडमिट किया है, इसका मतलब उसमें कोई सुनवाई की
गुंजाइश है। लेकिन तो मुझे wait करें, फैसला हो जाए, मुझे एक चीज और बताइए, जो करेंगे। मुझे तो उससे नहीं मिलना है। आई एम इंटरेस्टेड कि भाई प्रोसीजर क्या होना चाहिए, क्या ये पावर होनी यानी चाहिए। आप चाहते हैं संविधान। वो तो बाद में गवर्नमेंट करेगी। जी आपकी गवर्नमेंट से एडवाइस लें, अगर कोर्ट कहेगा तो गवर्नमेंट चूंकि चुने हुए लोगों की बनी हुई है, लोगों ने उनको मेजॉरिटी दी, गवर्नमेंट है, दैट इज द विल ऑफ द पीपल, एंड विल ऑफ द पीपल कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, बेसिक स्ट्रक्चर यही है हमारा that should be कॉन्स्टिट्यूशन respected। डेमोक्रेटिक। लेकिन मुझे रविंद्र जी ये बताइएगा कि एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसके इतिहास में हमने ये देखा कि स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जैसा कद्दावर लीडर है, उनके देहांत के फौरन बाद एक अच्छी खासी पार्टी से आपने 20 एक लोग निकाल लिए और अपनी सरकार बना ली। जहां पर ऐसा होता रहा हो कि 20-20 लोग पार्टी छोड़ के भाग जाते हैं और दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं, वहां 5 लोगों को लेकर इतनी चिंता क्यों है? इसीलिए हमने एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया था। लेकिन वहां तो पार्टियां स्प्लिट होती थी। मान लीजिए आप एरोगेंट हैं, आप नहीं मानते, मेरे पार्टी के लीडर हैं, मुझे पसंद नहीं, हम 10 लोग एमएलए, हम कहते हैं जी नहीं, तो डेमोक्रेसी है ना, मेरा गला क्यों घोटते? एंटी डिफेक्शन लॉ है, लेकिन उसके बावजूद इफ 1/3, फिर उन्होंने कहा अच्छा जी 1/3 पूरे ये है कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए, एक डिक्टेटर बन जाए, और फिर अगर 1/3 एमएलए फैसला करते हैं तो डिफेक्शन क्यों नहीं कर सकते? वो चुने हुए लोग हैं, उनकी बात नहीं सुनता। कई जगह ऐसी मिसालें, हमारे भी चीफ मिनिस्टर थे, वो कहते थे सिर नो पीड़ हो रही, आज नहीं मिल सकता, एमएलए आता है बेचारा, पंजाब कई बातें हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, वो अलग बात है, ठीक है, उसमें है, लेकिन मध्य प्रदेश की और कर्नाटका की मिसाल क्यों नहीं देते आप? वहां की मिसाल दे हुए नुमाइंदों को, आपके चुने हुए नुमाइंदे चले गए, चले कैसे गए? ईडी भी होती है, लालच भी होता है, तो कैसे जनाब के मैं चुन के आता हूँ कांग्रेस पार्टी से, फिर मुझे ले जाओ खरीद के, और फिर आपके लोग फिर आप टिकते नहीं, रिजाइन करवाओ, फिर बीजेपी में जाओ, फिर जीत के आओ। ये व्यवस्था देखिए आपने। लेकिन आपके लोग तो टिकते नहीं, आपके साथ भाग जाते हैं, आपकी पार्टी छोड़ के भाग जाते हैं, भगाए जाते हैं, कोई भागता नहीं है। टिकटें लेने के लिए तरले करने अभी कोई संभावना है जब टिकट नहीं मिली, मगर टिकटें लेने के लिए यहाँ क्या करना पड़ता है वो आपको पता है ना? फिर आदमी जीत भी जाता है, फिर उसका मन कर जाता है मैं बीजेपी में जाऊं, कितनी फिर संभावना, दोबारा चुनाव यहाँ भी कोई संभावना है ऑपरेशन कमल जैसा कुछ हो जाए? यहाँ कोई संभावना नहीं है, लोग छोड़ेंगे नहीं। अगर संभावना होती तो पहले कर लेते। उसी संभावना के मद्देनजर में सुप्रीम कोर्ट गया था कि ये संभावना को तलाशेंगे, अगर कोई नजर आई तो 5 अपने जेब से निकालेंगे, तो खड़े कर देंगे असेंबली में रातों रात, और सुबह उठेंगे तो आपको पता लगेगा ओथ हो रही है, महाराष्ट्र की तरह 6 बजे किसी वक्त भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल। तो आपने सुन लिया कि जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा, जो कानून के बड़े बेहतरीन जानकार भी हैं, इन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 5 लोगों की नॉमिनेशन का मामला इस वक्त हाईकोर्ट में है। हाईकोर्ट के सामने हमने अपनी बात रखी, और वही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जिस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 3 लोगों को नॉमिनेट करने की ताकत अगर केंद्र सरकार के पास है तो वो कर सकती है, वो अलग परिप्रेक्ष्य में थी। ये जो सेक्शन 15, 15A, 15B है, ये बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य में है। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, और कानूनी अदालतों में हमने ये देखा है, एक ही मामले में एक जगह कोर्ट की जजमेंट कुछ थी और दूसरी जगह कोर्ट ने कुछ और कहा। अब डिवीजन बेंच ने इस मामले का संज्ञान लिया है। इस मामले की आखिरी सुनवाई 5 दिसंबर को होगी, और रविंदर शर्मा, इनकी उम्मीद और तवक्का यह है कि जो इनका कंटेंशन है कि संविधान इजाजत नहीं देता, उसे कोर्ट माने, और सरकार का यह कहना है कि हमारे पास स्टैट्यूटरी पावर्स हैं।